हूं दीपशिखा सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। हरियाणा विशेष में आपका स्वागत है। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने हिसार एयरपोर्ट का दौरा किया और वहां जाकर डिप्टी सीएम ने रनवे विस्तार के काम की विस्तार से समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को जरूरी सुझाव भी दिए। ये आपको बता दें कि डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि हरियाणा की नहीं बल्कि पूरे उत्तर भारत के लिए एविएशन के मामले में ये बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है। और साथ साथ उन्होंने भी कहा कि हिसार हवाई अड्डे पर रनवे विस्तार का कार्य तेजी से जारी है। हिसार में महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर विकसित किया जा रहा है। यहां हर मौसम हर समय फ्लाइट्स के लैंड और टेक ऑफ की सुविधा रहेगी। पहले फेज में एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हवाई पट्टी बनाई जा रही है और इसका काम मई 2022 तक पूरा हो जाएगा। कि मई 2022 तक हम रनवे को पूरा कंप्लीट कर लें। अब तक प्रोजेक्ट ऑन टाइम चल रहा है। हमारे आगे 2 एंट्रेंसेस जरूर हैं कि जो ओल्ड नेशनल हाईवे है बरवाड़ा रोड जिसको बोलते हैं और इंटर विलेज जो दासू रोड है, इनके ऑल्टरनेटिव्स हैं। 2 प्रपोजल मेरे पास आए हैं और उम्मीद है कि आज एक प्रपोजल को हम फाइनलाइज करेंगे। जो एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट की बाउंड्री है उसके साथ एक रोड बनाई जाए, तुरंत बनाई जाए, जिससे हम रनवे की कंस्ट्रक्शन में जो बाधा बन रही है पैसेज उसको बंद कर उसको कंप्लीट करवा दें। वहीं दूसरी ओर जो लॉन्ग पेंडिंग एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट से लैंड ट्रांसफ़र होनी थी, खुशी की बात है कि 3200 एकड़ के आसपास एनिमल हस्बेंड्री ने एग्री कर लिया है कि वो एविएशन विभाग को ज़मीन ट्रांसफ़र करेगा और जिसमें उनका सीमन बैंक और जो पशु हैंडलिंग एरिया है वो अब एयरपोर्ट के पास आएगा, जिससे आने वाला जो हमारा फेज़ 2 का मेजर प्रोजेक्ट है आईएमसी, जिसमें हम मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट के सहयोग के साथ बनाएंगे, उसको भी टेकअप अब जल्द से जल्द करेंगे। और उसके अंदर कैसे प्लॉटिंग करनी है, कैसे एरो डिफेंस की एक्टिविटी होंगी, कैसे मैन्युफैक्चरिंग की एक्टिविटी होगी, कैसे एक्सपोर्ट हब बनाया जाएगा, कहाँ होटल बनेगा, वो मास्टर प्लान तैयार हो चुका है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि मई 2022 तक हम हमारा ऑक्शन प्रोसेस शुरू कर देंगे कि जो इंडस्ट्री हिसार में आना चाहती है वो एयरपोर्ट के साथ साथ यहाँ आए, अपनी इन्वेस्टमेंट करे और एयरपोर्ट की प्रगति का भी अहम हिस्सा बने। कुछ इंडस्ट्री उसमें और प्रपोजल भी दिया है कि हिसार हांसी लाइन के अंदर अगर केंद्र सरकार 50-50 में मंजूरी करती है तो एयरपोर्ट टू एयरपोर्ट कनेक्टिविटी के लिए भी एलिवेटेड कॉरिडोर बनाया जाए, जिसमें 180-200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के साथ 1 सवा या 1.5 घंटे के अंदर हिसार और आईजीआई दिल्ली को हम कनेक्ट कर पाए। तो केंद्र उसका प्रपोजल जैसे ही हमें देगी हम उस पर कार्रवाई करेंगे। 5 से 6 इनलेट और आउटलेट होंगे और लगभग ये जो सिरसा चुंगी है वहाँ से लेके और जिंदल पुल तक ये पूरा एलिवेटेड कॉरिडोर बनाया जाएगा, जिसमें हिसार शहर की तमाम जो पॉपुलेटेड एरिया है उसको हम कवर करेंगे। और जैसे डीपीआर आएगी हम कोशिश करेंगे कि उसको स्टेट बजट में लेके पूरा करें। 3 मल्टीनेशनल कंपनीज है जो अपने एमआरओ यहाँ लाना चाहती है। हमारे जो हैंगर्स पेंडिंग थे वो भी कंप्लीट हो चुके और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो एमआरओ एक्टिविटी है मई के अंदर ये 5 हैंगर्स में हम एमआरओ एक्टिविटी शुरू कर देंगे, जिससे यहाँ पर बड़े से छोटे जहाज तक की रिपेयरिंग शुरू होगी, मेंटेनेंस शुरू होगी, ओवरऑलिंग शुरू। हरियाणा में 1 फरवरी से सरकार ने स्कूल खोलने का फैसला लिया है। फिलहाल 10वीं से लेकर 12वीं तक की कक्षाओं के लिए स्कूल खोले जाएंगे और वहीं स्टूडेंट्स के अभिभावकों का सहमति पत्र भी इसके लिए जरूरी होगा। स्टूडेंट्स के सामने ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही माध्यम से पढ़ाई का ऑप्शन रहेगा। पहले की तरह ऑनलाइन क्लासेस भी जारी रहेंगी। तो अब ये डिपेंड करता है अभिभावकों पर कि वो अपने बच्चों को किस तरह से शिक्षा दिलाना चाहेंगे। रोहतक में 134A के तहत एडमिशन नहीं मिलने पर डीसी ऑफिस के बाहर ही बच्चों ने क्लास लगा डाली। कड़ाके की ठंड में खुले आसमान के नीचे ठंडे फर्श पर बैठे इन मासूमों की सरकार और प्रशासन से एक ही मांग है
कि उनका जल्द से जल्द एडमिशन कराया जाए। बच्चों को अपने भविष्य को लेकर काफी चिंता है, क्योंकि इन्होंने अपने पहले वाले स्कूल से ट्रांसफर सर्टिफिकेट ले लिया है और प्राइवेट स्कूल में दाखिला नहीं हो रहा है। हालांकि प्रशासन का यह आश्वासन है कि मामला अभी कोर्ट के अधीन है और सरकार पूरी तरह से प्रयासरत है। सभी बच्चों को एडमिशन दिया जाएगा। इस साल रोहतक जिले में लगभग 1500 बच्चों ने परीक्षा उत्तीर्ण की थी, जिनमें कुछ बच्चों के दाखिले हो चुके हैं, लेकिन इनमें से कुछ बच्चों के दाखिले अभी भी निजी स्कूलों ने नहीं किए हैं। अपने दाखिले को लेकर बच्चे अपने अभिभावकों के साथ पिछले कई महीनों से सरकार और प्रशासन के चक्कर काट रहे हैं। हम अभिभावक संघ, जनवादी महिला समिति और अन्य जो सामाजिक संगठन है, जिसमें छात्रों के संगठन भी हैं, वो सब 134A का जो बच्चों का शिक्षा का अधिकार है, उसको लेके आज यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। मैं गवर्नमेंट स्कूल से आई हूँ और हमें लगभग 1.5 महीना हो चुका है चक्कर काटते हुए। यहाँ पे कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा, हमारा साल बर्बाद हो रहा है। मैं 11th में हूँ, हमें रजिस्ट्रेशन भी करवानी है, हमारा फ्यूचर खराब हो जाएगा इसके कारण। सरकार कोई एक्शन नहीं लेती, सिर्फ स्कूल कहता है कि हम बता देंगे। गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूलों में इशू चल रहा है, इनके कारण बच्चों का साल बर्बाद हो रहा है। तो सच ऐसा कुछ नहीं है कि रोहतक के लोगों को या बच्चों को कोई तकलीफ अलग से आ जाएगी या उनको कोई हर्जाना होगा। ये स्टेट लेवल का इशू है। गवर्नमेंट इज सीज्ड ऑफ द मैटर। कोर्ट का आदेश है जिसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता। पलवल के लघु सचिवालय पर आंगनबाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स यूनियन की हड़ताल 49वें दिन भी लगातार जारी रही। आंगनबाड़ी वर्कर्स ने सरकार की वादाखिलाफी और लंबित मांगों को लेकर जमकर नारेबाजी की और यहां आपको बता दें कि आंगनबाड़ी वर्कर्स के धरने को किसान सभा सहित तमाम यूनियंस का समर्थन भी मिल रहा है और इससे आंदोलन मजबूत होता दिख रहा है। 49वें दिन भी सैकड़ों की संख्या में आंगनबाड़ी वर्कर्स एक साथ इकट्ठा हुए और जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के मौके पर सीएम मनोहर लाल ने देशवासियों को बधाई दी। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट कर कहा कि मतदान लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है, साथ ही मतदान हमारा अधिकार है और कर्तव्य है। सीएम ने सभी नागरिकों से सजग और जागरूक होकर मतदान करने की अपील की। टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रचने वाले स्टार खिलाड़ी नीरज चोपड़ा को अब परम विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया जाएगा। कुल 384 लोगों के लिए वीरता पुरस्कार का ऐलान किया गया है। उसी लिस्ट में नीरज चोपड़ा को भी जगह मिली है। इस बार 26 जनवरी की परेड में हरियाणा की झांकी को काफी खास बनाया गया है। उस झांकी में नीरज चोपड़ा की आदमकद काठी की प्रतिकृति भी लगाई जाएगी। सूचना जनसंपर्क और भाषा विभाग के निदेशालय ने इस बात की जानकारी दी है कि 10 ओलंपियंस हरियाणा की झांकी का हिस्सा होंगे, क्योंकि हरियाणा राजपथ पर ओलंपिक नायकों का शक्ति प्रदर्शन करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। परम विशिष्ट सेवा मेडल से नीरज चोपड़ा को सम्मानित किया जाएगा और हरियाणा की जो झांकी 26 जनवरी को होगी, उसकी तैयारियां जो है पूरी तरीके से कर ली गई हैं। यहाँ पर गोल्डन बॉय की कद काठी की प्रतिमा जो है वो अभी लगाई गई है। जैसे कि तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं, जो तैयारियां हैं ये उसकी तस्वीरें हैं। हरियाणा की झांकी जो है वो इस बार देखने को मिलेगी। तो वहीं इस बार गणतंत्र दिवस पर सीएम मनोहर लाल अंबाला में ध्वजारोहण करेंगे। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जींद में तिरंगा फहराएंगे और इसके अलावा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता यमुनानगर में गणतंत्र दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। आपको विस्तार से दिखाते हैं कि हरियाणा के तमाम मंत्री कहां गणतंत्र दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे और कहां ध्वजारोहण करेंगे। तो अंबाला से मनोहर लाल यहां पर ध्वज आरोहण करते हुए नजर आएंगे और जींद के अंदर दुष्यंत चौटाला यानी कि डिप्टी सीएम ध्वजारोहण करते हुए नजर आएंगे। तो किस तरह से कार्यक्रम रखे गए हैं, कहां वो आपको बता रहे हैं। यमुनानगर में ज्ञानचंद गुप्ता ध्वज फहराते हुए नजर आएंगे। साथ ही साथ अनिल विज करनाल में ध्वजारोहण करते हुए नजर आएंगे। तो 26 जनवरी को कौन कहां ध्वजारोहण करेगा वो लिस्ट हम आपको दिखा रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए। कुरुक्षेत्र में कंवरपाल गुर्जर तिरंगा झंडा फहराते हुए नजर आएंगे। तो भिवानी में जेपी दलाल ध्वजारोहण करेंगे। तो ध्वजारोहण कार्यक्रम हरियाणा के अंदर किस तरह से रहने वाला है वो आपको दिखा रहे हैं। हिसार के अंदर बनवारी लाल सहकारिता मंत्री ध्वजारोहण करते हुए नजर आएंगे। तो रोहतक में डॉक्टर कमल गुप्ता यहां तिरंगा फहराते हुए नजर आएंगे। साथ ही साथ अगर बात करें सोनीपत की, तो देवेंद्र बबली यहां पर ध्वजारोहण करेंगे।
तो किस तरीके का कार्यक्रम किया गया है, कहां से कौन ध्वजारोहण करेगा, ये आपको बता रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए। रणबीर गंगवा सिरसा में ध्वजारोहण करते हुए नजर आएंगे 26 जनवरी पर। तो ओपी यादव चरखी दादरी में, जो कि राज्य मंत्री हैं, वो चरखी दादरी में ध्वजारोहण करते हुए दिखेंगे। वहीं रेवाड़ी में कमलेश ढांडा ध्वजारोहण करती हुई नजर आएंगी, जो कि महिला बाल विकास मंत्री हैं। अनूप धानक राज्य मंत्री कैथल में ध्वजारोहण करते हुए नजर आएंगे। इसके साथ ही फरीदाबाद में खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह ध्वजारोहण करेंगे। तो पूरी लिस्ट जो है वो आपको बता रहे हैं कि कौन से जिले से कौन से मंत्री ध्वजारोहण करते हुए नजर आएंगे। साइबर सिटी गुरुग्राम की बात करें तो मूलचंद शर्मा, जो कि परिवहन मंत्री हैं, वो यहां पर ध्वजारोहण करते हुए दिखेंगे। पंचकुला में बंडारू दत्तात्रेय, जो कि हरियाणा के राज्यपाल हैं, वो ध्वजारोहण करते हुए नजर आएंगे। तो देश भर में 73वें गणतंत्र दिवस को धूमधाम से मनाने के लिए लगातार तैयारियां की जा रही हैं। प्रदेश में भी सभी जिलों में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। गणतंत्र दिवस को लेकर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है और पुलिस अधीक्षक के निर्देशों पर जगह जगह CIA स्टाफ की तरफ से लगातार चेकिंग की जा रही है, अभियान चलाया जा रहा है। चरखी दादरी में बस स्टैंड पर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बसों के अंदर भी यात्रियों के सामान को चेक किया जा रहा है। गणतंत्र दिवस पर यमुनानगर में रेलवे पुलिस ने रेलवे स्टेशन और रेलगाड़ियों में तलाशी अभियान शुरू किया है और जिले से हर आने जाने वाली गाड़ी और यात्रियों के सामान की तलाशी की जा रही है। गणतंत्र दिवस पर सुरक्षा व्यवस्था की ये 8 तस्वीरें आप देख रहे हैं, जो कि अलग अलग जिलों से आ रही है। सोनीपत, पंचकुला, गुरुग्राम, अंबाला, फरीदाबाद, यमुनानगर, चरखी दादरी और चंडीगढ़ की तस्वीरें हैं जो आप इस वक्त देख पा रहे हैं। गणतंत्र दिवस पर कड़ी सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। आने जाने वाले वाहनों पर पैनी नजर रखी जा रही है। चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है। तो 26 जनवरी को लेकर दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। वहीं लगातार चेकिंग अभियान भी चलाया जा रहा है। हमारे सहयोगी अजीत श्रीवास्तव की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस के मौके पर तमाम जिस हिसाब से IB के अलर्ट के बाद से जिस हिसाब से आतंकी हमले की सूचना दी गई, उसके बाद से दिल्ली पुलिस भी सजग होती है और तमाम तरह से दिल्ली पुलिस की आंखों की सिवाय तीसरी आंख का भी सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इस समय हम दिल्ली पुलिस के कंट्रोल रूम में मौजूद हैं और यहां पर आप देखेंगे किस हिसाब से CCTV कैमरे यानी तीसरी आंख के जरिए चप्पे चप्पे पर निगरानी की जा रही है। जैसे कोई भी शख्स कहीं से भी एंट्री नहीं पा सकता, उसे भी अगर एंट्री पानी होगी तो उसके लिए VIP पास की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ सकती है। तो आप देखेंगे हर तरफ से यहां पर जिस हिसाब से दिल्ली पुलिस ने तकरीबन 500 से ज्यादा हाई डिफाइन कैमरे जो हैं वो लगा रखे हुए हैं और साफ तौर पर यहां पर फेस रिकॉग्निशन के 30 कैमरे लगा रखे हैं और तकरीबन 50,000 से ज्यादा पुलिस कर्मी यहां पे तैनात होंगे। आप देखेंगे खुद यहां पे कंट्रोल रूम में किस हिसाब से लोग मॉनिटरिंग करते नजर आ रहे हैं। हर कैमरे पर, हर गलियारे पर, हर चौराहे पर इस कैमरे के जरिए निगरानी की जा रही है, जैसे कोई भी शख्स कहीं से भी एंट्री ना कर पाए। अगर कोई करता पाया जाता है तो कोई भी जो सेंसिटिव व्यक्ति होता है उसको फेस रिकॉग्निशन कर उसको तुरंत आइडेंटिफाई कर लिया जाएगा और जैसे ही फेस रिकॉग्नाइज करेगा तुरंत बाहर रखे लैपटॉप पे बीप की आवाज बजती हुई नजर आएगी। उसे पता चल जाएगा कि ये व्यक्ति सेंसिटिव है, उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो आप देखेंगे चाहे वो गाड़ी हो या आदमी, हर किसी का रिकॉग्निशन कुछ ऐसे ही किया जाएगा। इस हाई डेफिनेशन कैमरे के जरिए आपको आसानी से किसी भी जगह पर खड़ी गाड़ियों के नंबर को आराम से आप चेस कर सकते हैं, पता कर सकते हैं कि वो गाड़ी नंबर कौन सी है। ये देखिए अगर ऑटो की बात करें हम तो ठीक जो बस के पीछे ऑटो है उस गाड़ी को नंबर को आप देखेंगे तो यहाँ पे साफ झलकता हुआ नजर आ रहा है कि उस ऑटो का क्या नंबर है। तो ऐसे ही तमाम कैमरे जो है वो पूरी तरह से 500 से ज्यादा कैमरे दिल्ली में लगा दिए गए और साथ ही साथ इस तमाम सिक्योरिटी को देखते हुए हर तरफ से निगरानी रखी जा रही है, चाहे वो एंट्री पॉइंट हो या एग्जिट पॉइंट हो, हर तरफ से। वहीं दिल्ली पुलिस के प्रखर गाड़ी जो इस समय आप मेरे मोबाइल में देख रहे हैं, ऐसी 10 गाड़ियां हर एंट्री पॉइंट पर मौजूद होगी राजपथ के अगल बगल, जो पूरी तरह से कैमरे से लैस है। यानी इसके आगे और पीछे दोनों तरफ से आप देखेंगे CCTV कैमरे लगे हुए हैं और ये आगे और पीछे दोनों तरफ से मॉनिटरिंग करते हुए नजर आएगी। यानी हर तरफ से कोई भी व्यक्ति छूट ना जाए और इस गाड़ी के अंदर ही ये तमाम तरह से पूरे इक्विपमेंट अंदर लगे हुए हैं, जैसे उसकी पूरी रिकॉर्डिंग और पूरी रिकॉग्निशन के बारे में जानकारी इस गाड़ी के अंदर जो चालक होगा उसके पास पूरी मौजूद होगी। यानी एक्सपर्टीज की टीम के साथ दिल्ली पुलिस
पूरी तरह से अलर्ट है और इस अलर्ट के साथ तीसरी आंख की सहायता के साथ वो आगे बढ़ती नजर आ रही है। वो चाहती है कि इस गणतंत्र दिवस के मौके पर जिस हिसाब से तमाम हर बार की तरह फिर से नए नए आतंकी अपनी तरफ से बातें करते हैं, सिर्फ बातें, उनका मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। इसलिए हर चप्पे चप्पे पर, हर गलियों में, हर जगहों पर पूरी तरह से अपनी आंख के साथ साथ तीसरी आंख के जरिए निगरानी करते हुए नजर आ रहे हैं। कैमरामैन पवन चौधरी के साथ अजीत श्रीवास्तव, इंडिया न्यूज, दिल्ली। तो वहीं चंडीगढ़ में भी गणतंत्र दिवस को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के खास इंतजाम किए गए हैं। हमारे ब्यूरो चीफ विपिन परमार की एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। 26 जनवरी के तहत पूरे चंडीगढ़ शहर में भी अलर्ट जो है वो घोषित किया गया है। ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद प्रबंध जो है वो किए गए हैं। इस तरह की मोर्चाबंदी जो है वो आपको अलग अलग जगहों पर देखने को मिल रही है। बिल्कुल दूसरी तरफ की तस्वीर आप देख सकते हैं कि अंदर परेड की तैयारी के लिए जो है वो स्कूली छात्र व फोर्सेस के जितने भी जवान हैं वो अपनी तैयारी कर रहे हैं। चंडीगढ़ में अलग अलग इलाकों को सैनिटाइज करने का काम किया गया है। होटल और पॉसिबल हाइडआउट्स पर पुलिस लगातार जो है वो निगाह बनाए हुए है। ऐसे में मोर्चाबंदी जो है वो अलग अलग जगहों पर की गई है। बस स्टैंड्स पर लगातार चेकिंग जो है वो भी पुलिस की ओर से की जा रही है और तमाम जो इनपुट्स हैं इंटेलिजेंसीज की उसको देखते हुए, क्योंकि बड़ी आतंकी साजिश की वारदात को अंजाम देने में लगातार पंजाब के अलग अलग इलाकों में जिस तरह से असला बारूद मिल रहा है उसके तहत जो है वो अलर्ट घोषित किया गया है, ना केवल चंडीगढ़ में बल्कि पंजाब के अलग अलग इलाकों में। तो ऐसे में सुरक्षा के चाक चौबंद प्रबंध जहां पर किए गए हैं, पुलिस की डिप्लॉयमेंट यहां पर की गई है। चंडीगढ़ की जितनी भी एंट्रीज है उनको सैनिटाइज किया जा रहा है। जो भी गाड़ियां संदिग्ध गाड़ियां आ रही है उनको चेक किया जा रहा है। इसी की तरह से बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन पर भी सुरक्षा को जो है वो चाक चौबंद प्रबंध जो है वो किए गए हैं, ताकि तमाम कोई संदिग्ध परिस्थिति या कोई व्यक्ति पाया जाता है तो उसे तुरंत हिरासत में लिया जा सके। ऐसे में तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से भी पुख्ता इंतजाम जो हैं वो चंडीगढ़ में किए गए हैं, क्योंकि इनपुट एजेंसीज की ओर से जिस तरह से इंटेलिजेंसीज की ओर से जिस तरह के इनपुट्स आए हैं उसके बाद से ही पूरे चंडीगढ़ और पंजाब में अलग अलग जगहों पर अलर्ट जो है वो घोषित किया गया है। कैमरा पर्सन अजय राणा के साथ विपिन परमार, इंडिया न्यूज, चंडीगढ़। कोरोना की तीसरी लहर में भवानीखेड़ा में दूसरी मौत दर्ज की गई है। भवानीखेड़ा के वार्ड नंबर 2 निवासी 33 वर्षीय दिल्ली पुलिस के जवान को कोरोना संक्रमण हो गया था। अस्पताल में इलाज के दौरान पुलिसकर्मी ने दम तोड़ दिया। स्वास्थ्य कर्मियों ने कोविड प्रोटोकॉल के तहत भवानीखेड़ा के शमशान घाट में पुलिसकर्मी का अंतिम संस्कार किया। जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि पुलिस में कार्यरत यह जवान, तो यहां आपको बता दें कि कोरोना ने एक और जान ले ली है। भवानीखेड़ा के वार्ड नंबर 2 के रहने वाले थे और यहां आपको बता दें कि दिल्ली अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी की वजह से दिल्ली एनसीआर के साथ साथ उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड जारी है। कई राज्यों में न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। राजधानी दिल्ली में आज न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस रह सकता है, जबकि सुबह शाम के समय में कोहरा और दिन भर बादल छाए रहने के आसार हैं। चंडीगढ़ की अगर बात करें तो यहाँ भी आज ठंड बढ़ सकती है। यहाँ मिनिमम टेम्परेचर 8 डिग्री सेल्सियस और मैक्सिमम टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। मौसम के पूर्व अनुमान के मुताबिक आज पूर्वोत्तर भारत के कुछ राज्यों में हल्की बारिश की संभावना है। तो 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, पहाड़ों पर किस तरह से बर्फबारी हो रही है, मैदान में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, यानी कि शीत लहर की मार जो है वो लोगों को सहनी पड़ रही है। उत्तरी भारत में सर्दी का सितम अभी भी लगातार जारी है, क्योंकि पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है। तो ऐसे में जो मैदानी इलाके हैं यहाँ पर जो ठंड है वो बढ़ गई है। चलिए फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।